हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने अपनी पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एनसीईआरटी की, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर अपना कवर कर रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे चैप्टर नंबर 5 की बारी है, जो कि है हमारा लेगिस्लेचर। जो लास्ट चैप्टर था हमारा, वो फोर्थ था, वो क्या था, एग्जीक्यूटिव। और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वाले चैप्टर्स हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करने की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो ये वाला जो वीडियो है वो हमारी पॉलिटी के लिए है, जिसमें हमने पॉलिटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट कर लिया है। अब उसमें हमारे चैप्टर नंबर 5 की बारी है, जो कि है लेगिस्लेचर। मैंने आपको अपने फोर्थ चैप्टर में बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को जो पूरा एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेगिस्लेचर होता है और एक हमारा जुडिशरी होता है। ये हमने अपने लास्ट उसमें डिस्कस पहले ही कर लिया है। अब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है इससे पहले वाला, जिसमें था कि हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारा जो पॉलिसीज़ जो लेगिस्लेचर बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी क्या है, वो चेक एंड बैलेंस करती हैं। अब हमारा लेगिस्लेचर वाले चैप्टर में हम लेगिस्लेचर का फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे हमारा क्या क्या होता है इसमें, वो सारे आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो मैं लाइन टू लाइन कवर करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको डाउट जो है वो रिजॉल्व कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं हम वर्ड बाय वर्ड। You have already studied the importance of elections and the method of election appointed in India. Legislature are elected by the people and work on behalf of the people. और हमने अपने लास्ट चैप्टर में पहले भी पढ़ लिया है कि जो इलेक्शंस और जो मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है, हमारे इंडिया में कौन सा हमने मेथड ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया है लेगिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के, उनको कंडक्ट कराने के लिए। तो हमने फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है, ये हमने देखा ही है। तो उसमें हमने ये भी देखा है कि जब हम किसी भी पीपल को इलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पीपल के बिहाफ पर काम करता है, हमारे वेलफेयर के लिए। और इस चैप्टर में हम वही जो इलेक्टेड लेगिस्लेचर हैं, जो हमने वोट देकर इलेक्शन में जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना है इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद में, वो हमारे लेगिस्लेचर होते हैं। और उनका जो फंक्शन होता है वो क्या है, वो कैसे अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया एंड देयर इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे लेजिस्लेचर के, क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से लोग से बना हुआ है, मतलब किन को हम पूरा लेजिस्लेचर बोलते हैं, और पार्लियामेंट का क्या फ़ंक्शन है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का इंडिया में क्या फ़ंक्शन है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो लेजिस्लेचर है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें क्या फंक्शन ऑफ पावर है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, हमारे लॉ मेकिंग, हमारा कोई लॉ है वो कैसे बनता है, कौन बनाता है, हमारा हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और जो हमारे पार्लियामेंट है वो हमारे एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, उसको कैसे कंट्रोल करता है, और हमारे पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ, और हमारा पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट होता है अपने आप। ये सब आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके ओके स्टार्ट करते हैं हम। और हमारी क्लास 11 की ज्योग्राफी की, फिज़िकल ज्योग्राफी की भी, इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है। वो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी सब्जेक्ट की लेके आऊँ और कौन सी क्लास की लेके आऊँ। ओके, कमेंट में बताइएगा मुझे। स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें आखिर पार्लियामेंट की ज़रूरत ही क्या है भाई। लेजिस्लेचर इज़ नॉट merely अ लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग is but one of the function of legislature. It is the center of all democratic political process.
तो लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉ बनाने की बॉडी ही नहीं है। लॉ बनाना तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, उसके जो फंक्शंस हैं वो और भी हैं। और ये हमारा एक सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ये हमारा एक जो सारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होती है उसका एक सेंटर ऑर्गन है। ओके, एक सेंटर है, जैसे एक मेन बिंदु होता है ना, बीच का एक सेंटर पॉइंट, वो है ये हमारा। ठीक है, इट इज पैक्ड विद द एक्शंस, वर्क आउट, प्रोटेस्ट, डेमोस्ट्रेशन, अनएनिमिटी, कंसर्न एंड ओवर कॉपरेशन। तो ये हमारा इन सब चीज़ों की एक्शन से पैक्ड है, मतलब वर्कआउट से, प्रोटेस्ट करने का, डेमोस्ट्रेशन करने का, अनएनिमिटी और कंसर्न जो भी आते हैं, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ों से ये एक पैक्ड है, सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है, और ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। और ये वाई इट्स नॉट वर्किंग, ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा पूरी इन सारी चीज़ों से पैक है। ओके, सो ऑल दिस सर्व वेरी वाइटल पर्पस। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही एक वाइटल पर्पस को सर्व करती हैं। इंडीड अ जेन्युइन डेमोक्रेसी इज inconceivable without a representatives efficient and इफ़ेक्टिव लेजिस्लेचर। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो जेन्युइन नहीं है विदाउट, अगर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव ना हो, तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो हमारी जेन्युइन नहीं होगी। द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प पीपल इन होल्डिंग अ रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। और जो हमारे लेजिस्लेचर जो है वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, मतलब इंटर रिलेशन है उनका। तो इसमें हमारा जो लेजिस्लेचर है वो हमारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हम अपने इलेक्ट करके अपने एमएलए वगैरह चुनते हैं, एमएलए एमपी वगैरह, उनको अकाउंटेबल बनाती है पीपल के लिए, मतलब कि वो अकाउंटेबल है अपने पीपल को आंसर्स देने के लिए कि भाई उन्होंने ऐसा अगर कोई लॉ लेके आए हैं तो वो क्यों लेके आए हैं। इट इज़ इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये बहुत ज़्यादा बेसिस है हमारी एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का, कि भाई अगर कुछ डेमोक्रेटिक है तो फिर उसमें हमें ये रिप्रेजेंटेटिव्स का अकाउंटेबल होना मैंडेटरी है। येट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसी हैं अदर कंट्रीज़ की, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में अपने इलेक्शन वाले में पढ़ा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं ऐसा दिखाने के लिए कि वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन एंड में जाके कौन जीतता है, वही जिसको वो चाहती है, जो गवर्नमेंट में जिसके पास पार होती है, बस वो उनमें बहुत नीड होती है दिखाने का कि भाई हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको पार्ट मिलता है इसमें इलेक्शन कंडक्ट करने का। वो बात अलग है कि हम ही बार बार जीत जा रहे हैं। तो ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जो अदर कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने जो हमारा लेजिस्लेचर सेंटर पार्ट है हर एक डेमोक्रेसी का, वो सारी चीज़ों से पैक्ड है हमारा लेजिस्लेचर, है ना, तो वो उसको सेंटर पार्ट है इन सारी चीज़ों का। तो जो और अदर कंट्री हैं वो सेंटर प्लेस जो है अपना उनका जो लेजिस्लेचर जो बॉडी है वो वहाँ पर लूज़ कर रही है अपनी पोजीशंस को। इन इंडिया टू, और इवन इंडिया में भी द कैबिनेट initiate policies, set the agenda for governance and carries them through. So इंडिया में जो कैबिनेट है वो अपनी पॉलिसीज़ को इनिशिएट करती है, सेट करती है और गवर्नमेंट के लिए एक एजेंडा बनाती है और उसको कैरी करती है उसके थ्रू। दिस हैज़ लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट द पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन। और इस वजह से ही मतलब वो खुद अपनी पॉलिसी बनाती है, खुद अपना एजेंडा क्रिएट करती है और खुद उन पॉलिसीज़ को लेकर चलती है। सो उसकी वजह से जो हमारे पार्लियामेंट का जो हमारा रिमार्क है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अभी डिक्लाइन होता जा रहा है। बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर। और जो बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग कैबिनेट है उसको भी अपनी मेजोरिटी तो लेगिस्लेचर में होनी ही पड़ती है। अगर वो लेगिस्लेचर में उसकी मेजोरिटी नहीं होगी तो भाई उसकी पार्टी का पीएम कौन होगा, है ना, ये सब हमने लास्ट में पढ़ा ही था। A strong legislature has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. So जो एक strong legislature है उसको parliament को face करना पड़ता है, और उस पार्लियामेंट के जो आंसर्स हैं, जब हम अकाउंटेबल किसी को करते हैं तो हम उससे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने ये पॉलिसी बनाई है, ठीक है, अब आपने इसको कैसे, क्या क्या आपने इसके लिए किया है, ये सारी चीज़ें हम उसको पूछते हैं। तो हम लेजिस्लेचर जो है हमारा, वो हमारा पार्लियामेंट को फेस करता है और उनके लिए अकाउंटेबल है। अब हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से, पूरा पार्लियामेंट किस किस उससे बना हुआ है, हमारा पार्लियामेंट हो जाता है, हमारे पार्लियामेंट में 3 लोग आते हैं, एक हमारे प्रेसिडेंट है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव है और एक हमारा लेजिस्लेचर है। इन तीनों को जोड़कर हमारा पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। सो सॉरी, मेरे गले में, मेरे थ्रोट में ना थोड़ा सा दर्द है, तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मतलब मुझे ऐसा होता है कि बच्चों को मेरा पढ़ाना, मेरा तरीका समझ अच्छा ही नहीं लग रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। तो और ना कुछ कमेंट करते हो, ना मुझे कोई फीडबैक देते हो। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँगी कि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूँ, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो और इकोनॉमी वगैरह की एनसीईआरटीज़ जो है, एनवायरनमेंट वगैरह की, वो सब आगे लेकर आऊँगी। और कब कब कौन सी, अब नेक्स्ट कौन सी वाली लेकर आऊँ ये भी बता दीजिएगा, और कौन से क्लास की। सो आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है और वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है वीडियोज़ लाने के लिए। Herein lies द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर हमारा एक पार्लियामेंट का डेमोक्रेटिक पोटेंशियल लाइज करता है। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन। इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ओपन फोरम है, मतलब इसमें डिबेट्स होती हैं हमारे किसी भी चीज़ के ऊपर, पार्लियामेंट में जो भी होता है। और हमारा ये, इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें हर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है वो आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव भी देखिए इसी में आ जाता है, इसमें हमारा लेजिस्लेचर भी आ जाता है, पार्लियामेंट भी, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। इट इज़ एवं ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। सो ये एक्टिविटी है, आई थिंक ये पूरी एक्टिविटी है, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो लीव दिस। एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार और ट्राई करिएगा इसको। और हमारा जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए, यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप कवर करिएगा। वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो हमें जो पार्लियामेंट के हैं वो हमें 2 हाउसेस, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, सो सॉरी। मैंने क्या कहा था आपको कि जो पार्लियामेंट है उसके हमारे 2 लोग आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक प्रेसिडेंट आ जाते हैं, एक एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं और एक लेजिस्लेचर आ जाते हैं। एक्चुअली मैं वो कंफ्यूज हो गई थी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के साथ में। तो उसमें हमारे क्या होते थे, एग्जीक्यूटिव होते थे, लेजिस्लेचर होते थे और जुडिशरी होते थे। ये हमारे एक किसी भी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने में काम आते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से होते हैं, पार्लियामेंट में एक हमारा प्रेसिडेंट आ जाता है, एक हमारा लोकसभा आ जाता है और एक हमारा राज्यसभा आ जाता है। ये तीनों जो हमारे आ जाते हैं वो हमारे ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। सो ये है, और मैं इतनी देर से आपको मैंने वो वाला बता दिया, सो सॉरी। पता नहीं मेरे माइंड से कैसे उतर गया एकदम। ओके, सो द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट को हम
नेशनल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज डिस्क्राइब एज स्टेट लेजिस्लेचर, और जो हमारे स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ टू हाउसेस, पार्लियामेंट में इंडिया के दो हाउसेस होते हैं, एक हमारा क्या है, एक लेजिस्लेचर है जिसको जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, और जो दूसरा हाउस है वो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं वो है, और जिसको हम हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को बोलते हैं, और हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट हमारा राज्यसभा को बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, और हमारा प्रेसिडेंट जो है वो भी हमारे पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं। और वो पार्लियामेंट का पार्ट क्यों होती है, क्योंकि अगर कोई बिल वगैरह आता है ये दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद में उसका भाई असेंट कौन देता है, बिल पास कौन करता है, वो हमारे प्रेसिडेंट का काम होता है। तो इसलिए इनको भी, प्रेसिडेंट को भी हमारे पार्लियामेंट का पार्ट माना गया है। बट वो किसी भी मेंबर का ना इसके किसी भी हाउस के मेंबर्स नहीं होते हैं। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट द ऑप्शन ऑफ establishing either a bicameral और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऑप्शन दिया है कि हम या तो अपना बाईकैमरल लेजिस्लेचर कर सकते हैं, बाईकैमरल का मतलब कि जिसमें हमारा दो हो जाए, मतलब एक हाउस दो हाउसेस हो जाए, या फिर हम यूनिकैमरल कर सकते हैं जिसमें हमारा सिर्फ एक ही हाउस हो, जैसे कि हमारे कोई कोई स्टेट्स में है, और कोई कोई स्टेट्स में हमारे बाईकैमरल भी है जहाँ पे ज़्यादा हमें नीड लगी वहाँ पे। और हमारे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हमारा बाईकैमरल जो लेजिस्लेचर है वो है, ठीक है। सो और वो हमारे 6 स्टेट कौन कौन से, हमारा एक आंध्र प्रदेश है, एक बिहार है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। इन 6 जगहों पे हमारा बाईकैमरल मतलब 2 हाउसेस है, और बाकी की जो स्टेट है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक हाउसेस है। मतलब अगर इनको कोई बिल लेके आना होगा तो उनको पहले एक हाउस में बिल अपना पास कराना होगा, और फिर उनको दूसरे हाउस में बिल पास कराना होगा, तब जाके उनका जो बिल है वो हमारा गवर्नर के पास जाता है, ठीक है। सो countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of national legislature to give representation to all sections in society and to give representation to all geographic region or part of the country। तो जिन कंट्री का जो बहुत बड़ी है, एरिया में है बहुत बड़ी, जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है, वो ज़्यादातर प्रेफर करती है कि 2 हाउस का हमारा लेजिस्लेचर हो, और मतलब 2 हाउस हो हमारे, एक दोनों बाईकैमरल हो, इस एक पहला हाउस हो लोकसभा और एक हमारा राज्यसभा टाइप्स, क्योंकि उसमें सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, इसलिए सारे सेक्शन सोसाइटी के आ जाएं उसमें, और हमारा सारा जो जियोग्राफिकल एरिया है, पूरी जो कंट्री है वो कवर हो जाए, ठीक है। अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ वन मोर एडवांटेज, और बाईकैमरल लेजिस्लेचर की जो है एक और एडवांटेज है कि इसको जो हमारा जो डिसीजन होता है वो 2 लोग लेते हैं, एक पहला हाउस चेक करता है, फिर दूसरा हाउस चेक करता है, या फिर एक चेक करता है उसके बाद दूसरा चेक करता है। तो इसमें जो चेक करने के बाद में जब ज़्यादा लोग चेक करते हैं कुछ चीज़, तो उसमें जो गलती होने के चांसेस जो हैं, मतलब चेक करने का मतलब है कि पहले इसमें वो बिल पास होता है और फिर दूसरे में पास होता है, या फिर ऐसा नहीं है कि अगर राज्यसभा में है तो सिर्फ राज्यसभा में, कोई सा भी वो है, लोकसभा भी लेके आ सकती है कोई बिल, और हमारा राज्यसभा भी हो जाता है, एक में पास होने के बाद में दूसरे में जाता है, और फिर हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो इसमें चांसेस कम रहते हैं कोई भी डिसीजन को गलत साबित होने में, क्योंकि जब ज़्यादा लोग डिसाइड करेंगे कोई चीज़ तो वो ठीक ही होगी। अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर मेक इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर, जो हमारे सारे डिसीजंस को रिकंसिडर करे। एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट डिसीजन, दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्वाइस। मतलब मैंने वही बताया ना कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी बिल होगा उसको 2 बार डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा डबल चेक हो जाएगा हर एक मैटर में,
अगर एक हाउस का जो डिसीजन है वो ख़राब भी होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी एक हाउस के डिसीजन में, तो दूसरा हाउस उसको रिकन्सिडरेट करेगा और पॉसिबल है कि वो डिस्कशन जो है वो ठीक हो जाए, मतलब जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो दिस सेकेंड मेथड मीन्स दैट रीजन्स और पार्ट हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव more representation in second chamber than regions have less population. Okay, I think ये रह गया राज्यसभा। हमारे दो और हाउसेज है, एक हमारा राज्यसभा और एक हमारा लोकसभा। अब हम इसमें पढ़ेंगे राज्यसभा। तो हमारा जो राज्यसभा है वो हमारा each of two houses of parliament has different basis of representation। इसमें दोनों हाउसेज जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनमें अलग अलग टाइप से हमारे जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। Rajya Sabha represents the state of India. It is an indirectly elected body, resident of state elected member to state legislature assembly. The elected member of state legislature assembly in turn elect the member of Rajya Sabha। तो हमारा ये जो है एक इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा हमारा प्रेसिडेंट का जो मेथड है ना, पीआर सिस्टम जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उस टाइप से इसके इलेक्शन होते हैं। और वो हमारा इनडायरेक्टली बॉडी है जिसमें हमारे जो स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो हमारे पहले स्टेट में वो इलेक्टेड हो जाते हैं, फिर स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको वो मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं, मतलब वोट देते हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, वी कैन इमेजिन टू डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैप्टर। हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करने का इमेजिन कर सकते हैं। वन वे टू गिव ईच रिप्रेजेंटेशन टू द पार्ट ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। तो एक में हम क्या करते हैं कि चाहे उनमें कितनी भी पॉपुलेशन हो, कितनी भी साइज हो, कितना बड़ा भी हो, छोटा हो उसको, तब भी हम उतने ही लोगों को उस एरिया से लेके आ रहे हैं, और बड़ा हो तो भी हम उतने ही लोगों को लेके आ रहे हैं। या फिर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो भी हम मान लो हम एक स्टेट से मान लो हमें कितने रिप्रेजेंटेटिव, मान लो ये 3 स्टेट है, ठीक है, और हमें यहाँ पे चुनना है। अब हमारे पास एक ये सबसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वास्ट एरिया है इसका, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटा है, इसमें बहुत कम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है इसमें, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है। और इसमें जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बहुत है, बट जो एरिया है वो छोटा है। मतलब समझ में आया, ये वाला जो हमारा एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन इसमें बहुत कम है, पॉपुलेशन एकदम ना के बराबर है। और इसमें हमारा जो है वो पॉपुलेशन भी बहुत है और हमारा एरिया भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत है, एरिया भी बहुत है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया जो है इसका बहुत छोटा है। आई थिंक मैंने इंटरचेंज कर दिया, बट आप इस वाले उससे समझ गए। तो अब हम क्या, अगर हमें चुनना है कि हमें 3 इक्वली हमें चुनना है कि इन सारे सेक्शंस के हमें 4 मेंबर लेने हैं, 4 इसके 4 इसके और 4 इसके, ठीक है। तो हमने 4 लोग यहाँ से ले लिए, 4 यहाँ से ले लिए, 4 यहाँ से ले लिए, ठीक है भाई, ले लिए। तो यहाँ पे तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन हमने तब भी 4 लिए, मतलब कुछ लोगों में से हमने 4 को दे दिया। और यहाँ पे हमारे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी और हमारा बड़ा भी था, ये एरिया भी बहुत था, इसमें भी हमने 4 लोगों को ले लिया। इतना बड़ा एरिया था कि जो सेक्शंस थे, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के लोग होंगे ना, डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो जब अलग अलग टाइप के लोग होंगे तो ज़रूरी नहीं कि उन 4 में हर एक टाइप के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। हर एक एरिया का, हर एक रीजन का जो लोग है उस स्टेट का, वो उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और इसमें भी ऐसा ही है। अब ये सबसे छोटा है, उसके बाद भी इसमें कितने, अब छोटी जगह का काम तो कोई, अगर हमें छोटा काम करना होता है तो वो छोटा सा तो काम अगर 2 लोग करके मिलके भी करेंगे तो भी हो जाएगा, इवन अगर एक भी करेगा तो भी हो जाएगा। बड़ा काम करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो
इस वजह से यहाँ पे जब पॉपुलेशन भी कम है और हमारा एरिया भी छोटा है, तो इससे अगर हम कम लोग लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, और इससे अगर हम थोड़े ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, और इससे अगर हम मिनिमम ले लेंगे क्योंकि एरिया बड़ा है तो हर एक एरिया के लोगों का मिल जाएगा। तो इस वजह से हमने ऐसा इक्वल 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 रिप्रेजेंट करने में हमारी यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पे हमें नीड ज़्यादा लोगों की है, जिससे कि हर एक कम्युनिटी का लोग उस सेक्शन में या हर एक जोग्राफिकल रीजन का जो लोग उसमें आ जाए, इसलिए हमने अलग अलग अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हमने अपना साइज जो है वो किया है। तो दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो अगर हम हर एक रीजन से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर ले, और वी मे कॉल दैट अ सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इक्वली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरे हाथ पर क्या है हमारा, कंट्री में गिव रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम किसी को रिप्रेजेंट दे रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे हम, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है जिस स्टेट की, उससे हमने ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, और जहाँ पे कम है वहाँ से हमने एक ही को, मतलब कुछ को दिया। जैसे हमारे सिक्किम बहुत छोटा सा है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो पॉपुलेशन कम है सिक्किम की, तो हमने वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर को रिप्रेजेंटेशन दिया। ऐसे ही हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो हमने उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। सो यही आ जाता है। और हमारे यूएस में क्या है कि हर एक स्टेट के पास इक्वली रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर एक स्टेट का जो मेंबर है सेनेट में, जो हमारे उनके यहाँ का जो लोकसभा है, जो अपर हाउस है, उसको सेनेट बोलते हैं। तो वहाँ पर जो हर एक स्टेट से इक्वल मेंबर लिए गए, मतलब अगर कहीं से 4 लिए गए हैं तो दूसरे स्टेट से भी 4 ही ले जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो। दिस इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट। इनके मानने में ये जो है इक्वालिटी है, स्टेट की इक्वालिटी शो करती है कि भाई हर किसी को बराबर का अधिकार दिया गया, चाहे वहाँ कम लोग हो चाहे वहाँ पे ज़्यादा हो। तो ये तो भाई फेयर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कहीं से, जैसे आप मेरी शॉर्ट में जाकर देखिएगा, मेरे चैनल की शॉर्ट्स में, उसमें मैंने अभी कल ही मैंने इक्विटी और इक्वालिटी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जिसमें हमारा क्या था कि इक्वालिटी ऐसा हो गया कि हम सबको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो कोई ओल्ड पर्सन हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, तो सबको हमने सेम ट्रीटमेंट दिया है कि भाई आप सबको पार्टिसिपेट करने का इसमें अधिकार है, सब इस रेस में, मैराथन में दौड़ेंगे, सब दौड़ सकते हैं। लेकिन इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है फेयर देना, फेयर चांसेस देना। अब भाई, अब किसी के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, उसको अगर हम कह दें कि जो सही सही लोग हैं उनके साथ में आप मैराथन भागेंगे, रेस लगाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको इक्वली चांस दे रहे हैं, बट अगर हम उसको कहेंगे कि आप इनके साथ भागो, तो वो कैसे भाग सकते हैं? अगर हम उनको फेयर चांस तब देंगे अगर हम उनको कुछ उनके लिए रिजर्व करें, लाइक उनको हमने एक व्हील चेयर दे दी है, उसके बाद हमने कहा है कि अब आप जाके रेस लगाइए इनके साथ में, तो ये हमारी इक्विटी हो गई है। तो ये हमारा इक्वालिटी में सेम, सबको सेम पोजीशन मिल जाती है, और इक्विटी में हमारी जो है वो हमारी फेयर चांसेस मिलता है सबको। तो वो आप मेरी शॉर्ट में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको लिख के पूरा लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। This ensure equality of all states, but this also means that a small state would have a same representation as large state। जैसे large state की representation है वैसे small state की हो जाएगी। The system of representation adopted for the Rajya Sabha is different from that of US। US से हमारा जो system है वो अलग है। The number of member to be elected from each state has been fixed by the 4th schedule of the constitution। और नंबर जो हमारे कितने नंबर फिक्स्ड होंगे कौन से स्टेट के, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में दिया गया है, कौन से उससे कौन कितने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना है कौन से स्टेट से। What would happen if we were to follow the American system of equality of representation in Rajya Sabha? Uttar Pradesh with a population of 12 lakh वुड कैट सीट इक्वल टू द सिक्किम। अभी तो और भी बढ़ गई है, बट ये 1998 का डेटा है, जिसमें है कि उत्तर प्रदेश की हमारी 12 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें हमने इक्वल सीट दी है एज कंपेरिजन टू सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ और सिर्फ 6.10 लाख है। तो अगर हम इसमें
अगर हम 2 मेंबर यहाँ से चूज़ कर रहे हैं और 2 मेंबर हम यहाँ से चूज़ कर रहे हैं, तो ये कितना गलत हो जाएगा। कुछ लोगों में से हमने 2 मेंबर्स को चूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने ज़्यादा लोगों में से 2 मेंबर्स को चूज़ कर लिया, यहाँ पे तो सबको रिप्रेजेंटेशन मिल गई। लेकिन यहाँ पर जो है हर एक कम्युनिटी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, तो उन सबको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हम चूज़ करते हैं किसको कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे वो हमारे वांट थे टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिपेंसी, इस डिस्क्रिपेंसी को प्रिवेंट करना हो कि भाई ऐसा ना हो कि हम फेयर चांस नहीं दे रहे हैं सबको, इक्वालिटी के चक्कर में फेयर चांस नहीं दे रहे हैं, इक्विटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेट विथ लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन स्टेट विथ स्मॉलर पॉपुलेशन। तो हमारे जो लार्जर पॉपुलेशन के जो स्टेट हैं वो हमारे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हों उसमें एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, जिससे कि हमारे हर एक कम्युनिटी का जो सेक्शन का जो मेंबर है वो उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। Thus, a more populous state like Uttar Pradesh sent 31 members to the Rajya Sabha, while a smaller and less populous state like Sikkim has 1 seat in Rajya Sabha। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसकी 31 मेंबर्स आते हैं, इसमें 31 को रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से, और सिक्किम में हमारे 1 मेंबर को रिप्रेजेंटेशन मिलती है क्योंकि वहाँ पे लोग कम हैं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। तो जो हमारे लोग राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो हमारे 6 ईयर के टर्म के लिए 6 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और उनका जो इलेक्शन है वो बार बार मतलब हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान को रिप्रेजेंटेशन मिल गया है तो वो दोबारा रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकता है, वो दोबारा से इलेक्ट हो सकता है। और ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल डू नॉट कंप्लीट दिस टर्म एट द सेम टाइम। और सारे मेंबर्स जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार, जैसे कि हमारा लोकसभा में क्या होता है, एक पार्टी आती है 5 सालों के लिए पावर में रहती है और एक साथ फिर सबको मतलब सबका टर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होगा, तो बीच में एक गैप आ जाता है, फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी बार फिर से एक पार्टी आती है, उसके पूरे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, और फिर उसके बाद में वो 5 साल के लिए होती है, फिर से एक टाइम के लिए पूरा गैप आ जाता है। तो ये हमारा एक परमानेंट हाउस है जिसमें क्या होता है कि जो हर एक मेंबर है वो अपने 2 ईयर, एवरी 2 ईयर, हर एक 2 साल में हर कोई ना कोई मेंबर ऐसे होंगे जिनके 6 ईयर का जो टर्म है वो कंप्लीट हो रहा होगा। थर्ड मेंबर ऑफ राज्यसभा, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा, 1/3 मेंबर्स का जो है हर 2 साल पे टर्म जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये परमानेंट हाउस है, मतलब ऐसा नहीं रहे कि हर टाइम पे, मतलब ऐसा हो गया कि मान लो अपॉइंट किया हमने 5 लोगों को, हमने अभी अपॉइंट कर दिया, और जो हमारे पुराने जो लोग चल रहे थे उनमें से 2 साल बाद उन कुछ 5 लोगों का जो टर्म जो है वो हो गया कंप्लीट, तो हमने उनको 2 साल बाद निकाल दिया और इनका टर्म चलता रहा, ये इनका चलता रहा, और वो निकालने के बाद हमने औरों को अपॉइंट कर दिया। जब इनका चलता रहा, फिर और जो आए लोग, फिर इनका 3 साल बाद जब इनका ख़त्म हो गया तब 2 साल बाद और हमने अपॉइंट कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे करके चलता रहता है कि भाई बिल्कुल वो ना है। ये हमारा बाइकैमरलिज्म जो है वो जर्मनी में कैसा है, उसका सिस्टम है। सो हमें इंडिया का पढ़ना है। कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट ओनली। तो जो इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 सीट के लिए होता है कि भाई एक टाइम पे हम सिर्फ 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, बाकी के जो मेंबर्स हैं उनका तो टर्म चल ही रहा है। द राज्यसभा इज नेवर फुली डिजॉल्व, कभी भी वो फुली डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हमारा, इसीलिए इसको हम परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट इवन व्हेन द लोकसभा इज डिजॉल्व एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, द मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा है हमारा वो डिजॉल्व हो जाता है 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद में, अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद में जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे पूरा राज्यसभा डिसॉल्व हो जाता है, फिर हमारे दोबारा से इलेक्शन होते हैं, फिर जाके मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। तो तब तक जो बीच में गैप आ जाता है, तब हमारी पॉलिसीज कुछ मीटिंग वगैरह हो गई तो वो कौन करता है, तो वो हमारे उस टाइम पे राज्यसभा सब मैनेज करती है, जिससे कि परमानेंट रहे, मतलब ऐसे कोई गैप ना आ जाए बीच में हमारा। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज़ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। और हमारे राज्यसभा में जो है वो
ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रिप्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं, हमारे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं जो हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इन मेंबर्स को। दीज नॉमिनेशंस आर मेड फ्रॉम अमोंग पर्सन्स, और ये जो नॉमिनेशन है ये हमारे अलग अलग फील्ड के जो पर्सन हैं उनके लिए किए जाते हैं। जैसे अगर कोई लिटरेचर का है, कोई साइंस का है, कोई आर्ट और कोई सोशल साइंस, जैसे कि हर एक टाइप का मेंबर हो, जिससे कि हमें अगर कुछ भी पॉलिसीज वगैरह बनानी हो कि ये वाले सेक्शंस के जो लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना है, तो इनको भी अपना सॉरी अपना रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे उस इस कम्युनिटी के लोग को भी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हाउस कौन सा हमारा अब है लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, जो हमारा एज कंपेयर टू स्टेट में इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और ये हमारा जो है वो डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड होता है। इसमें हमारे पीपल जो है वो डायरेक्टली वोट देते हैं और फिर जाके इलेक्शन से जो जीतता है वो हमारे पार में आ जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द एंटायर कंट्री स्टेट इन case of state legislative assembly is divided into territorial constituencies of roughly equal population। equal population के according जो हमारी हर एक स्टेट होगा, अगर तो हम एक स्टेट है, मान लो अगर एक स्टेट है तो हम उसको उसकी कि इतने मेंबर्स की पॉपुलेशन आ जाए, इतने मेंबर्स की पॉपुलेशन आ जाए, मतलब ये सब बराबर बराबर है। ये तो छोटा बड़ा आपको दिख रहा है बट हाँ उसमें मतलब बराबर बराबर लोग रहे। इसको हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान लिया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी इसको, एक कॉन्स्टिट्यूंसी इसको, ऐसे ऐसे करके कि इन मेंबर से एक मेंबर यहाँ से खड़ा हुआ है, एक मेंबर यहाँ से खड़ा हुआ है, तो मतलब सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए इक्वल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। ऐसे हमारा जब नेशन की बारी आती है तो हम नेशंस को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर लेते हैं, और जो हमने अपनी नेशंस को पूरी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया 543, ये हमने पढ़ाई था अपने इलेक्शन वाले उसमें। One representative is elected from each constituency through universal adult suffrage where the votes value of vote for every individual would be equal to another। So जो हमारे हर एक रिप्रेजेंटेशन वो हमारा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेंबर से लिया जाएगा, हर एक मेंबर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लिया जाएगा, जो कि हमारे यूनिवर्सल अडल्ट जो सफरेज है उसके द्वारा वोट दिए जाएंगे, और हर एक इंडिविजुअल का इक्वल नंबर ऑफ वोट्स होंगे। मतलब अगर आपकी वैल्यू एक पर्सन की अगर वोट देने की वैल्यू 1 है तो दूसरे पर्सन की वोट देने की वैल्यू भी 1 ही होगी। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के जो वोट है वो 2 काउंट किए जा रहे हैं और ये वाले पर्सन के जो वोट है वो हमारे 3 काउंट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। At present there are 543 constituencies। This number has not changed since 1971 के सेंसस से ये नंबर चला आ रहा है। अब जो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट होगी, जिसके बाद हमारा वुमेन रिजर्वेशन भी अपना 33% अप्लाई करना है, तो अब हमारे जो सेंसस कंडक्ट हो रहे हैं इसके बाद होगी। तो अब हमारे सेंसस अभी तो नोटिफिकेशन निकाला ही है हमारी सेंटर ने कि हमारे सेंसस कंडक्ट हो गए, उसके बाद हमारी डिलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट होगी उसके बाद वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करेगी कौन सी सीट किस लिए रिजर्व करनी है। डिलिमिटेशन का क्या काम होता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कितने बाउंड्री को, कितनी एरिया को हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाएगा, कितने उसमें पॉपुलेशन के लोग मान लिए जाएंगे और कितनी उससे रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सारी चीज़ें वो, और किसको कितना कितना रिजर्व, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी सीट कौन सी रिजर्व करनी है, ये सारी चीज़ें जो हमारी वो डिलिमिटेशन कमीशन करती है, जो हमने अपने इलेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। लोकसभा जो है 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है और राज्यसभा हमारा 6 ईयर के लिए किया जाता है। दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। इसके बाद जो हमारा वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव दैट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व इफ नो पार्टी और कोलिजन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट और इफ प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। तो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया कि जो हमारा ऐसा नहीं है कि अगर यूएस की तरह हो गया कि 5 साल तक अगर हमने इनको बना दिया है तो ये 5 साल तक इसमें रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बट ऐसा उसमें नहीं है। उसमें हमारी अगर उनने अपनी मेजोरिटी खो दी है हमारे लोकसभा के हाउस में तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा और वो डिसॉल्व हो जाएगी, और या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें कि भाई आपको री इलेक्शन कंडक्ट कराने का ऑर्डर देना होगा और ये डिसॉल्व कर दीजिए, तो हमारे री इलेक्शन होंगे, फिर जाके हमारा दूसरी बार
अडॉप्ट होगा। सो व्हाट डज द पार्लियामेंट डू? अब हमारा पार्लियामेंट जो है वो करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? हमारे आखिर लेजिस्लेचर का फंक्शन है क्या? टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शन? क्या अब दोनों हाउसेज के जो पार्लियामेंट है उसका सेम फंक्शन है? इज देयर अ डिफरेंस इन द पावर ऑफ द टू हाउसेज? और जो हमारे पार्लियामेंट की जो पावर है उस उनमें दो डिफरेंस है। तो मैं आपको एक अच्छे से फिर से बता दूं, जो हमने किसी भी कंट्री में 3 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेचर होता है और एक हमारा जुडिशरी होता है। तो हमने एग्जीक्यूटिव वाला तो पढ़ लिया है, तो अब हमारा हमारा हम लेजिस्लेचर वाला पढ़ रहे हैं जिसको हम पार्लियामेंट पूरा बोलते हैं। पार्लियामेंट में हमारे अ, 3 लोग होते हैं, एक हमारा प्रेसिडेंट होता है, एक हमारे लोकसभा का हाउस होता है और एक हमारा राज्यसभा का हाउस होता है। ये तीनों हमारे होते हैं। तो अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि पार्लियामेंट, हम पूरा पार्लियामेंट जो है वो हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। मेनली हम इन हाउसेस की बात कर रहे हैं, बट प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं उसी में, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग, लॉ बनाने के अलावा जो पार्लियामेंट का जो अदर फंक्शंस में क्या इंगेजमेंट होता है, लेट अस लिस्ट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट नाउ। अब हम पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस, अब हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है वो क्या है पार्लियामेंट के? जो हमारा डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफ्टन मेनली अप्रूव लेजिस्लेचर, द एक्चुअल टास्क ऑफ डिफेक्ट ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म बाय ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर काउंसिल। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज जो है वो हमारे पार्लियामेंट बनाता है, मतलब हमारा लेजिस्लेचर बनाता है, बट एक्चुअली में वो पॉलिसीज जो है वो हमारी ड्राफ्ट किसके द्वारा करी जाती है? हमारा ब्यूरोक्रेसी के जो अंदर जो सुपरवाइजर है, सुपरविजन उनका करते हैं। उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज है वो बनती है, बट ऐसा उनको अप्रूव करने का काम हमारा लेजिस्लेचर करता है, ठीक है। द उसमें कौन आते हैं? हमारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, ये सारे हमारे कुछ पॉलिसीज़ को पूरा ड्राफ्ट करते हैं। द सब्जेक्ट्स द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय कैबिनेट। और जो हमारी टाइमिंग है, कौन सा बिल कब डिसाइड करना है, ये सब हमारा कैबिनेट डिसाइड करता है। नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। बिना किसी कैबिनेट के अप्रूवल के हमारा कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो हमारे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सॉरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे। So, Parliament without the approval of cabinet members other than minister can also introduce bill, but there has no chance of being passed without the support of government. So हमारी जो ऐसा नहीं है कि अगर कैबिनेट ना चाहे तो कोई और मेंबर्स जो है पार्लियामेंट का वो हमारा बिल जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं वो हमारे मेजोरिटी पार्टी के अलावा, कैबिनेट होने के अलावा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, और उनके द्वारा जो बिल लेके आया जाता है उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बिल पास हो, क्योंकि मेजोरिटी में वहाँ पे कौन है? एक हमारी कैबिनेट है, हमारी एक पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी है, उसके हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो हमारी कैबिनेट कहला जाते हैं। तो अगर ज़रूरी नहीं है, अब हमारे मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसान अगर है वो अपना बिल लेकर आया है, या अपोजिट पार्टी का जो मेंबर है वो बिल लेकर आया है और वो जो बिल है वो पास हो, क्योंकि गवर्नमेंट वाले, वो जो हमारे मेजोरिटी वाले पार्टी वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो बिल जो है वो पास हो। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी पर हैव द मोस्ट वाइटल function of parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remain responsible to the people who have elected them. We shall discuss the function in greater detail later in this chapter. तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है इसका, कि जो एग्जीक्यूटिव जो है उनको अकाउंटेबल इंश्योर करे, कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं जिनको पीपल्स ने इलेक्ट किया है वो हमारे जो है अपना फंक्शन जो है वो हमारा ओवर स्टेप तो नहीं कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और वो हमेशा पीपल के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं अपना कुछ भी डिसीजंस लेने के लिए। इनको अकाउंटेबल चेक करने का काम भी हमारा ये करता है। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? अब इसका फाइनेंशियल फंक्शंस जो है, गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम? when government raise resources through taxation. However, in a democracy, legislature control taxation and the way in which money is used by government. If the government of India propose the introduce any new tax, it has to get the approval of Lok Sabha. तो क्या होता है कि
एक फंक्शन ये भी होता है कि भाई अगर गवर्नमेंट कोई, मान लो कोई मनी आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, वो उसके बाद में अगर कोई पॉलिसी में कितनी मनी की ज़रूरत पड़नी है और कौन कैसे उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब पूरी जगह सही जगह पे मनी लगाई जा रही है या नहीं, और कोई टैक्स आ रहा है उसका रिसोर्स जो है, कोई टैक्स लगाना कि भाई टैक्स लगा दिया किसी चीज़ पे, तो ये सारे काम को देखता है वो हमारा, इसका ये फाइनेंशियल फंक्शन होता है। और जो हमारा द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम। तो ये हमारा एक ग्रांट ऑफ रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resource that it wishes to raise। तो गवर्नमेंट को जो है वो अपनी बताना पड़ता है कि उन्होंने जो मनी जो है वो कहाँ पे स्पेंड करी है और उनका क्या क्या विशेज़ है कि वो कैसे उनको रेज़ करेंगे मनी, क्या कैसे कैसे, ये सारे काम क्या करती है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के लिए। ये इसका फाइनेंशियल फंक्शन है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट द government does not misspread overspread. This is done थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल सेटलमेंट। सो हमारे लेजिस्लेचर का ये भी वर्क है कि वो ये चेक कर ले कि जो गवर्नमेंट ने अगर किसी पॉलिसीज़ में काम किया है तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी लगा दी हो या फिर मनी लगाई ही ना हो या फिर अपने पॉकेट में रख लिया हो। तो ये सारी चीज़ों का चेक करता है। थ्रू किसके थ्रू हम ये चेक करते हैं, बजट जो हमारी हर एक फाइनल ईयर पर, हर एक फाइनेंशियल ईयर पर आता है। हम अपनी पूरी एक जो हमारी अप्रैल टू जो नेक्स्ट ईयर की जो मार्च 31 मार्च होती है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर की होती है उसको हम एक फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। उसमें हमारा एक बजट आता है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। सो ये एक फंक्शन था। अब एक हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सा फंक्शन है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो पार्लियामेंट में हमारे अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग इकोनॉमिक, सोशल, इन सारी चीज़ों के लोग, अलग अलग चीज़ों के मतलब सो सॉरी, अलग अलग जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। डिबेटिंग फंक्शन क्या है इसका, द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन कंट्री, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर, दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन, दिस डिस्कशन कंस्टिट्यूट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो अब हमारा अगर कोई हमें लॉ या फिर कुछ भी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए हमें पहले डिस्कस करना पड़ता है, डिबेट होती है, कुछ लोग उस चीज़ पे राज़ी होते हैं, कुछ लोग को वो चीज़ के अपोज करते हैं वो चीज़ को, कुछ भी चीज़ होती है। तो ये डिबेट वाला इसका जो वर्क है, इसमें जो हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट की जो मेंबर्स हैं वो सारे डिबेट करते हैं, और ये जो डिबेट कर सकते हैं वो कुछ भी फ्री है, उनके पास राइट टू स्पीक है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, और जो बोलेंगे वो हमारे उन पे कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। सो ये इनका राइट होता है और ये डिबेट कर सकते हैं। और क्या फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है भाई, द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस to the constitution, the constituent power of the both the houses are similar, all constitutional amendment have to approved by a special majority of both houses। तो एक क्या है जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमें कुछ भी चेंज करना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आते हैं। वो किसके थ्रू लाया जाता है, पार्लियामेंट के थ्रू लाया जाता है। तो वो तब लेके आएंगे, उसका प्रोसेस क्या है लाने का, अगर हमें कोई मतलब कुछ, अगर हमें अपने पार्लियामेंट में चेंज, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो उस चेंज के लिए हम अपना वो बिल जो है वो एक कोई लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी मान लो पहले लोकसभा ने ये कहा है कि हमें ये जो है इसमें ये चेंज करना है, इस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के ये वाली चीज़ जो है रिप्लेस करने के, ये ऐड करनी है, या फिर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड करने का मतलब ये होता है कि
चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में, कुछ डिलीट करना, कुछ लगाना, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये हमारा, मान लो लोकसभा ने कहा हमें ये करना है, ठीक है, अब लोकसभा में वो बिल पास हो गया, उसके बाद वो बिल जो है वो हमारा राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा से भी वो बिल पास हो गया, उसके बाद वो हमारा बिल जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास गया, तो जाके फिर हमारा बिल जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जब अमेंड हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ गई, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कहते हैं। लेकिन जो हमारी ये जो लोकसभा और जो राज्यसभा के द्वारा ये जो पास किया गया, ये हमारा एक ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कर दिया पास, वो हमारा एक स्पेशल मेजोरिटी होती है, जो कि हमने लास्ट वाले अपने चैप्टर में, इलेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, उसके थ्रू हमने ये अमेंडमेंट किया था। ओके, उससे हमने वोट्स दिए स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, फिर जाके दोनों हाउसेज ने अप्रूव किया, तब जाके हमारा कोई अमेंडमेंट हो पाया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमारा इलेक्टोरल फंक्शन क्या है? द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन, इट इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये हमारा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शन, वो अपॉइंटमेंट होती है, वो भी हमारे पार्लियामेंट ही करता है। मतलब जो हमारे इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हमने पढ़ा था इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करने का, और हमारा वाइस प्रेसिडेंट की कंडक्ट करने के लिए ये होते हैं जुडिशियल फंक्शन। तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो लास्ट वाली जो वीडियोस हैं वो आपने लास्ट चैप्टर की नहीं देखी है। हम एक लाइन से पूरा कवर कर रहे हैं, तो उसमें आप वो वाली पहले जाके वीडियो देखिए, उसके बाद ये चैप्टर जब पढ़ेंगे आप अच्छे से, तो आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, The judicial function of Parliament include considering the proposal of removal of President, Vice President, Judge of High Court and Supreme Court. So हमारा judicial function क्या है Parliament के, कि जो वो हमारा ऐसा function करता है कि जो हमारे President का जो impeachment होता है, जिसको हम उनको हटाने की जिसमें बात करते हैं, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट का और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका जो हमारा रिमूव करने का काम जो है वो भी हमारा चेक करता है, और करता है हमारा कौन? जुडिशियल, इसको पार्लियामेंट करता है, जिसको हम उनका जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। अब हमारी पावर क्या है राज्यसभा की? The function that are performed by Parliament is general. However, in bicameral legislature, there is some difference between the power of Lok Sabha, two houses, both at the correct चार्ट शोइंग द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमारे हर एक दो हाउसेज हैं, तो दोनों के अलग अलग टाइप से फंक्शन होंगे। अब हम एक ही हाउस का दोनों हाउसेज के सेम ही फंक्शन दें, तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या थी दोनों को बनाने की, ठीक है। तो इसलिए हमारे हर एक हाउस का अलग अलग फंक्शंस है, और कुछ कुछ सेम भी है और कुछ कुछ में कहीं कहीं पे डिफरेंस आ जाता है।